Hello viewers, listeners and students, particularly students of Part 3 and Pre-5. In the last class, we have discussed about the Land Reforms Act, fixation of ceiling areas and surplus acquisition of surplus land Act in 1962, in which we have discussed about the object and salient features of passing of this act. Today we shall discuss about the fixation of ceiling areas and the classification of lands in this regard. As we have discussed in the last classes, that what was the need to classify the land and what was the meaning of surplus land. Now, surplus land is that land which is remained extra or more than that a family has been described, has been given the areas for cultivation, and he now cannot have more than the ceiling areas. This was the actually object and salient feature of this act. Now, sir, in Hindi, surplus land means अतिरिक्त या अधिशेष भूमि. मतलब यदि किसी एक परिवार को, जो कि धारा 4 में भी इस अधिनियम के अंतर्गत व्याख्या की गई कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार, व्यक्ति नहीं परिवार, भूमि को अपने पास रखता है तो कितना रख सकता है, तो वह उतना ही भूमि रख सकता है जितना कि अधिनियम के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है. और यह कहा गया है कि एक परिवार कितना भूमि अपने पास रख सकता है, जैसा कि एक परिवार उस तरह का भूमि रखना चाहिए. और उस तरह का भूमि रखना चाहिए का अर्थ यह है कि भूमि का वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा भूमि कितने मैक्सिमम एरिया का हो और वह व्यक्ति रख सकता है. भले ही विभिन्न जगह पर उसके पास ये भूमि है, लेकिन सभी भूमि को मिलाकर एक्चुअली कितने एरिया उसके पास है. एक ही किस्म के भूमि यदि जो एरिया फिक्स किया गया है उससे अधिक है, तो अधिक जो एरियाज है उसी को अधिशेष भूमि या सरप्लस लैंड कहते हैं. उसी तरह भूमि का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वह लगभग सिंचाई एवं होने वाले उपज पर निर्भर करता है. और ऐसी निर्भरता और उनका एरिया का फिक्सेशन इसी आधार पर किया गया है. उसमें एक ऐसा भी भूमि होता है जिसमें साल में या कृषि वर्ष में 2 बार फसल उगाती है, और उसका जो सिंचाई का प्रबंध है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है या संचालित की जाती है, भले ही वह बिजली के द्वारा हो या नलकूप के द्वारा हो. ऐसे भी लैंड होते हैं जो एक ही फसल देते हैं वर्ष में, और वह निजी नलकूप या सिंचाई की व्यवस्था की गई है, और जिसमें
न कोई सरकार और न कोई निगम शामिल है। उसी तरह उसका एरिया फिक्स किया गया है। उसी तरह यदि हम कहें कि ऐसे भी भूमि होते हैं जिसमें सभी भूमि खेती के लायक नहीं होते हैं, उनमें बागवानी होती है, उसमें पेड़ उगे हुए हैं, उनमें फल आते हैं, तो इस तरह के भूमि का अलग वर्गीकरण होता है। ऐसे भी लैंड की भूमि की जिक्र किया गया है भूमि का, जो कि दियारा भूमि या दियारा लैंड के रूप में जाना जाता है। दियारा भूमि या दियारा लैंड का तात्पर्य है कि वह भूमि जो नदी के कटाव या नदी क्रिया के अंतर्गत, जिसे हम फ्लोवियल एक्शन भी कहते हैं, के अंतर्गत वह नदी के बहाव के वजह से बीच में ज़मीन उग जाता है और नदी दोनों तरफ से बहती है, तो इस प्रकार की क्रिया को दियारा लैंड भी कहते हैं। कई ऐसे भी भूमि होते हैं जो सालों भर जल उसमें लगे रहते हैं, जलमग्न होता है, तो वह भूमि बिल्कुल अलग किस्म का होता है और उसका कितना एरिया एक परिवार को होगा वह भी उसका निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार ऐसे भूमि होते हैं जहाँ पथरीली एरिया, पहाड़ी एरिया होता है और वहाँ उपज की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे भूमि न दियारा लैंड के तरह होता है, न बाग बगीचा के लिए होता है और न ही फसल उगाने के लिए होता है। इस तरह भूमि भी जो रैयत इच्छा रखते हैं उनको मिलती है। तो इस प्रकार भूमि का जो क्लासिफिकेशन है उनके उपज होने न होने या कम होने या ज़्यादा होने के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम निम्नलिखित रूप में आपके सामने रखते हैं, जो आपके लिए एक लाभकारी बात होगी। अब देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है वह यूँ है। 6 भागों में इन्हें बांटा गया है और 6 भाग निम्नलिखित रूप से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि ऐसे सिंचाई निर्माण या नलकूप या लिफ्ट सिंचाई के द्वारा सिंचित हो या सिंचित होने के योग्य हो और जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी कानून के अधीन गठित निगमित निकाय के द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित हो तथा एक साल में 2 फसल देने की क्षमता रखता हो। इस प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा 15 एकड़ होगी। ऐसी भूमि प्रथम श्रेणी की भूमि नहीं समझी जाएगी यदि इसमें एक वर्ष में कम से कम 2 फसलें नहीं उगाई जाती हों। इस प्रकार 2 फसल का होना साल में या वर्ष में आवश्यक है। अब आइए दूसरे तरह के श्रेणी को। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि विद्युत या डीजल शक्ति के द्वारा चालित किसी प्राइवेट लिफ्ट सिंचाई या निजी नलकूपों द्वारा सिंचित हो या सिंचित होने के योग्य हो और जिससे कि एक से अधिक मौसम के लिए पानी मिलता हो या जो कि एक से अधिक मौसम के लिए पानी देने योग्य हो। इस प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ की होगी।
इसके अंतर्गत प्राइवेट लिफ्ट सिंचाई या निजी नलकूप का तात्पर्य यहाँ उस सिंचाई प्रबंध से है जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी कानून के अधीन गठित निगमित निकाय द्वारा निर्मित नियंत्रित न हो। इस प्रकार फसल उगने और सिंचाई प्रबंध के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब आइए तीसरे किस्म में, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि सिंचाई निर्माण के द्वारा सिर्फ एक ही मौसम के लिए सिंचित हो या निश्चित होने के योग्य हो। इस प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा 25 एकड़ की होगी। अब आइए चौथे किस्म का, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि वैसे भूमि बगीचा या अन्य बागवानी के प्रयोजन में उपयोग में लाई जाती हो। इस प्रकार की भूमि की अधिकतम सीमा क्षेत्र 30 एकड़ की होगी। अब आइए पंचम श्रेणी के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि दियरा भूमि या चौड़ भूमि हो। दियरा भूमि और चौड़ भूमि का अर्थ है ऐसे भूमि जो नदी क्रिया के वजह से उसका निर्माण होता है। ये इस अधिनियम के धारा 2 में दियरा भूमि को परिभाषित किया गया है। दियरा भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो नदी के प्रवाह के बदलाव के कारण कभी नदी में चली जाती है और कभी नदी के ऊपर चली जाती है, या वह भूमि जो नदी के प्रभाव को रोकने के लिए दो किनारों के बीच स्थित हो, और इसमें शामिल है कोई ऐसी भूमि जिसका कि अब बंगाल एक्ट के अंतर्गत दियरा भूमि जैसा हो सके या जो कलेक्टर के जांचोपरांत इसे घोषित किया गया है। अब आइए उसका अधिकतम रकबा अर्थात इस भूमि का अधिकतम सीमा 37.5 एकड़ भूमि के बराबर होगा। अंत में षष्ठम श्रेणी की भूमि के अंतर्गत उस प्रकार की भूमि को शामिल किया गया है जो कि पहाड़ी, बलुआही, जंगली या 12 महीने जलमग्न भूमि हो, या ऐसी भूमि हो जिसमें किसी में भी धान, रबी या नगदी फसल पैदा नहीं होती हो। इस प्रकार के भूमि की अधिकतम सीमा 45 एकड़ निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम में एक परिवार को अधिकतम भूमि का वर्गीकरण किया गया है कि जिससे कि वह परिवार को भूमि प्राप्त हो और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो।